आसावा ब्रदर्स कॉमर्स जूनियर कॉलेज, कंसेप्ट बेस्ड एजुकेशन, जहां सपने सच होते हैं। हेलो एंड वेलकम टू ऑल। सॉरी फॉर द लेट, कुछ थोड़ा सा टेक्निकल इशू हो गया था, इसके लिए थोड़ा सा डिले हो गया। सो हमारा जो आज का टॉपिक है डिस्कशन का, हमने जो ये लाइव सेशन रखा था डिस्कशन का, तो वो है 10th के बाद हमने क्या करना चाहिए। सबसे पहले मैं मेरा इंट्रोडक्शन देता हूँ। मैं हूँ प्रोफेसर संकित राव का। मुझे पास्ट 4 से 5 साल का एजुकेशन सेक्टर में पढ़ाने का एक्सपीरियंस है। मैं खुद 11th एंड 12th स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ। तो मेरे पास जो मेरे कांटेक्ट में लोग हैं या फिर कुछ पेरेंट्स आके मुझे सवाल करते हैं, तो ऐसे कुछ सवाल हमारे पास आए थे अलग अलग जगह से। तो वो कॉमन क्वेश्चंस कि 10th के बाद हम क्या करें, उसके ऊपर डिस्कस करने के लिए आज हम यहाँ पर इकट्ठे हुए। तो सबसे पहले मैं तो सबको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूंगा, क्योंकि अभी 10th एग्जामिनेशन का रिजल्ट लगा है, 12th का भी रिजल्ट लगा है। अभी फ्यूचर में हमें आगे करियर को आगे बढ़ाना है तो क्या करना चाहिए। 10th तक तो था कि सारे सब्जेक्ट्स लगभग सेम होते थे, लेकिन 10th के बाद ये ऐसा एक पॉइंट है कि जहां पर आप आपका करियर डिसाइड कर सकते हो या करियर चॉइस कर सकते हो कि आपको कौन से स्ट्रीम में जाना है। तो आपके पास कौन से स्ट्रीम्स अवेलेबल है, आप कौन से अलग अलग कोर्सेज कर सकते हो, उसकी इंफॉर्मेशन देने के लिए यहाँ पर हमारे साथ डॉक्टर सोमेश्वर आसावा जुड़ने वाले हैं, जो कि खुद एक PhD है, जिनकी PhD एजुकेशन एंड बिजनेस सेक्टर में हुई है एंड उनको पिछले 15 साल से ये चीज का एक्सपीरियंस है। तो हम उनके साथ कुछ क्वेश्चन आंसर्स करेंगे जो कॉमन क्वेश्चंस हमारे पास आए थे बच्चों के, और आपको भी अगर कोई क्वेश्चंस होंगे तो लाइव चैट में आप डाल सकते हो। चैट बॉक्स में आप दिखा सकते हो कि आपको क्या डाउट है, आपके कुछ क्वेश्चंस जो होंगे या क्वेरीज जो होंगी वो। डॉक्टर सोमेश्वर आसावा सर, जो खुद एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट है, जिसमें उनको 15 साल का एक्सपीरियंस है, एज वेल एज CFA की भी डिग्री उनके पास है, LLB है एंड उन्होंने PhD की है एशक्रॉफ्ट यूनिवर्सिटी लंदन से। तो वेलकम करते हैं सोमेश्वर आसावा। थैंक यू संकित, थैंक यू। हेलो सर, वेलकम ऑल। सो सबसे पहले हमारे जो जितने भी व्यूअर्स है या स्टूडेंट्स जो देख रहे हैं अभी लाइव स्ट्रीम, तो उनको आप एक कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहोगे। या कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल स्टूडेंट्स जो आप 10वीं का पढ़ाओ एक पार कर चुके हो। साथ ही में आपके पेरेंट्स का भी कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपके भाई बहनों का, आपके टीचर्स का, बिकॉज आपकी तो मेहनत है पर आपके साथ ये सब लोग जो जुड़े हैं उन सब की मेहनत है कि जो आप 10वीं का पढ़ाओ आपने पार कर दिया है। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस एवरीवन। तो सर आप थोड़ा आपके बारे में बताइए कि आपने एजुकेशन कैसे किया है। संकित, जैसे कि सबको पता है, सबने नाम सुना है आसावा ब्रदर्स। सो आई एम द ओल्डेस्ट मेंबर इन द आसावा ब्रदर्स। माय नेम इज सोमेश्वर दिनेश जी आसावा। आप सभी को पता है कि आसावा ब्रदर्स इज नोन फॉर, हम तीनों ही भाई चार्टर्ड अकाउंटेंट है, जिसमें मेरा नाम सोमेश्वर, मैं बाय प्रोफेशन आई एम चार्टर्ड अकाउंटेंट, आई एम अ कॉस्ट अकाउंटेंट। आई हैड आल्सो फिनिश्ड माय चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिसिस्ट, देन आई हैड डन माय बेसिक ग्रेजुएशन फ्रॉम कॉमर्स। उसके बाद में मैंने LLB भी फिनिश किया है। देन आई हैड कंप्लीटेड माय PhD फ्रॉम लंदन इन द एशक्रॉफ्ट यूनिवर्सिटी। सो फ्रेंड्स, मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि बिकॉज ऑफ स्टडी वी आर हियर। तो मैं भी चाहूंगा कि हर बच्चे का करियर जैसे मैंने किया है वैसे हर बच्चे ने करना चाहिए। तो अब उन पेरेंट्स का कॉल है कि अब 10वीं के बाद क्या, जैसे मराठी में बोलते हैं 10वी नंतर काय। अगर आपका ये चुनाव सही हुआ तो आगे सब कुछ सही रहेगा, और अगर यहाँ पे आप आज आपकी मिस्टेक होती है तो डेफिनेटली आपको आगे परेशानी हो सकती है। तो सर आपके हिसाब से, मतलब अभी मैं 10th कर रहा हूँ, जैसे कुछ बच्चों के मेरे अलग अलग जगह से क्वेश्चंस आए हैं, तो एक कॉमन क्वेश्चन सब पूछते हैं कि सर 10th तो हो गया, 10th तक कुछ सब्जेक्ट्स थे, तो अभी 10th के बाद हमने क्या करना चाहिए, कौन से स्ट्रीम्स हमारे पास अवेलेबल है। बच्चों, जैसे पेरेंट्स एंड चिल्ड्रंस, जैसे कि आपको सबको पता है 10वीं के बाद मेन 3 स्ट्रीम्स है, एक साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स। एक होता है डिप्लोमा, बहुत सारे लोग डिप्लोमा भी करते हैं। तो वी विल टॉक अबाउट द मेन स्ट्रीम, जैसे साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स। फ्रेंड्स, अगर आप जानोगे, जैसे बोलते हैं ना लाइफ साइकिल, लाइफ में प्रोडक्ट की एक लाइफ साइकिल है, वैसे हर एक स्ट्रीम का एक लाइफ साइकिल है। तो साइंस भी जरूरी है, कॉमर्स भी जरूरी है और आर्ट्स भी जरूरी है। हमें जानना है कि हमें इसमें क्या क्या ऑप्शंस है।
जैसे संगीत आपने पूछा साइंस में क्या ऑप्शन है? साइंस में तो अब साइंस की बात करते हैं। साइंस में ऑप्शंस क्या क्या है? सबसे पहले है मेडिकल, जैसे आपको पता है MBBS MS, जैसे कि आप देखते हो हर जगह आज डॉक्टर्स है, उसमें भी स्पेशलाइजेशन होता है। कम बैक टू द इंजीनियरिंग, इंजीनियर भी ऐसी है, यू कैन डू इंजीनियरिंग वाया साइंस, आप इंजीनियरिंग कर सकते हो, जैसे बोलते हैं बी सिविल, बी मैकेनिकल, बी ऑटोमेशन, देन बी कंप्यूटर। अलग अलग तरीके हैं जिसमें अपन इंजीनियरिंग कर सकते हैं। मतलब साइंस लेने के बाद इंजीनियरिंग प्लस मेडिकल मेडिकल, इसके अलावा आप फार्मेसी कर सकते हो, या BCS बैचलर इन कंप्यूटर साइंस, या जिसे हम बोलते हैं BSc बैचलर इन साइंस भी हम कर सकते हैं। सो दीज आर द ऑप्शंस अवेलेबल इन साइंस। देन सेकंड फील्ड आर्ट्स फील्ड, आर्ट्स के बारे में भी बहुत से स्टूडेंट पूछते हैं। जैसे आर्ट्स इस फील्ड में, जैसे किसी को अगर कुछ कल्चर करना है, या फिर किसी को पुलिस बनना है, या किसी को D.Ed B.Ed करना है, या बैचलर इन आर्ट्स करना है, या MA करना है, तो आप ये चीजें आर्ट्स के थ्रू कर सकते हो। मतलब अगर मेरा कोई हॉबी होगा तो मैं आर्ट्स के थ्रू फॉलो कर सकता हूँ। यस डेफिनेटली, आपको अगर करना है तो आप उसमें से कर सकते हो आर्ट्स के थ्रू। कम बैक टू द कॉमर्स फ्रेंड्स, कॉमर्स ये फील्ड ऐसा है, यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शंस है। जैसे कॉमर्स में आपको सबको पता है बेसिक ग्रेजुएशन की बात करते हैं तो BCom, इसके अपने इसमें देयर आर सो मेनी ऑप्शंस, लाइक अगर आपको इसमें बात करते हैं तो प्रोफेशनल कोर्सेज लाइक CA चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट CMA, या CS कंपनी सेक्रेटरी, ये सारे कोर्सेज, CFA चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिसिस्ट, या CIMA, या CFA, या CISA, या ISA, ये सारे कोर्सेज आप कॉमर्स के थ्रू कर सकते हो, या MBA, या MPSC, या UPSC जो हम बोलते हैं स्पर्धा परीक्षा, ये सब चीजें हम कॉमर्स के थ्रू कर सकते हैं। ओके, तो सर अभी आज का जो डिस्कशन है हम करियर गाइडेंस के ऊपर ही रखा था, तो कुछ बच्चे जो होते हैं ना, मैंने देखा है कि ऐसा समझते हैं कि कॉमर्स फील्ड जो है, अभी अगर मुझे 90% आ रहे, 95% आ रहे, तो मैं साइंस फील्ड में जाऊंगा, या फिर मुझे अगर उससे कम परसेंटेज आते तो फिर मैं कॉमर्स में जाऊंगा, उससे भी कम आ रहे तो फिर मैं आर्ट्स में जाऊंगा। तो नहीं, ऐसा डिस्कशन करना चाहिए। मैं जस्ट आपकी बात काटता हूँ। यस, आप जो बोल रहे थे हम सही बोल रहे हो। पहले ये एक ओल्ड बोलते ना, ये एक तरीका, पहले एक ट्रेंड हुआ करता था कि जिससे बहुत जब मैं 10th में था तो ज्यादा परसेंटेज पड़े जैसे, तो उस बच्चे ने साइंस में आना चाहिए। जिस बच्चे को कम मार्क्स मिले वो बच्चे ने कॉमर्स आना चाहिए, और जिसे और भी कम मार्क्स आए वो जाते थे आर्ट्स में। एक प्रथा जैसे चली। हाँ, ये एक प्रथा चली आ रही थी पुराने जमानों की, बट अब ये प्रथा बंद हो चुकी है। अब इस पे कोई बिलीव नहीं करते। आज जिसे 98% या 97% आते हैं, आज वो बच्चा भी कॉमर्स को प्रेफरेंस देता है। तो सर मुझे पूछना था, जो आपकी ये जो डिग्रीज हुई थी, CA की डिग्री है, CMA की डिग्री है, तो उसके साथ साथ आपने BCom भी किया हुआ दिख रहा है एंड LLB भी किया है। सो प्रोफेशनल डिग्री एज वेल एज कॉलेज डिग्री हम दोनों एक साथ में कर सकते हैं इन फील्ड ऑफ कॉमर्स? यस, बेसिकली कॉमर्स में क्या होता है ना, जब हम जाते हैं, जब हम एडमिशन करते हैं 11th 12th आपको कॉमर्स में करना है, उसके बाद में जब आप जाते हैं ग्रेजुएशन के लिए, जैसे हम बोलते हैं ना BCom बोलो या BBA बोलिए, जब इसके लिए आते हो उस टाइम पे आप BCom या BBA के साथ आप CA भी कर सकते हो, या CA के साथ LLB भी कर सकते हो, बिकॉज CA CS CMA माने चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिसिस, ये सारे कोर्सेज एक प्रोफेशनल कोर्सेज है। इसके साथ में आपको बेसिक ग्रेजुएशन करना पड़ता है। माने आप एक टाइम में 2 कोर्स हो सकते हो। जैसे आप देखोगे, आई एम जस्ट 34 इयर्स ओल्ड, लेकिन आज मेरे पास इतनी सारी डिग्री है, तो लोग जब मुझे फर्स्ट टाइम देखते हैं, जब मेरी डिग्री देखते हैं, तो उनके मन में एक पिक्चर होती है कि यार आसावा जी का उम्र 50-60 साल के आसावा जी होंगे, पर ऐसा नहीं है। बिकॉज ऑफ दिस ऑल दीज आर प्रोफेशनल कोर्सेज। ये प्रोफेशनल कोर्सेज आप एक साथ कर सकते हो। ओके, ये मतलब एक अप्रिशिएबल बात है कि एट द एज ऑफ 34 सर के पास इतनी डिग्री भी है, एंड ये सिर्फ उनकी मेहनत का असर। सो सर, एक स्टूडेंट है मेरा, मतलब अभी एक 10th उसने क्लियर किया था, तो उसका एक क्वेश्चन था कि सर हम तो कॉमर्स कर लेंगे, बट कॉमर्स में सर स्कोप क्या है, कि आगे चल के कॉमर्स में हमें काम क्या करने के लिए मिलेगा। और जैसे कि पहले ऐसा था कि इंजीनियर्स वगैरह जो होते हैं वो बहुत ज्यादा, हम अगर 10th हो रहा है तो इंजीनियरिंग हम करेंगे, या फिर हम साइंस में जाके डॉक्टरेट करेंगे। लेकिन आजकल मैं देख रहा हूँ कि कॉमर्स फील्ड में भी बहुत लोग आ रहे हैं, तो स्कोप क्या है कॉमर्स फील्ड का, वो आप बताइए। देखो संकेत, मैंने जैसे पहले बताया कि साइंस का भी स्कोप है, कॉमर्स का भी स्कोप है, और आर्ट्स का भी स्कोप है। पर आज के डेज में होता क्या है कि हर एक जन कंपैरिजन करता है
कि जैसे क्या होता है कंपैरिजन में, क्या होता है कि साइंस में क्या क्या ऑप्शंस है। जैसे मैंने बताया साइंस में आपको इंजीनियरिंग ऑप्शंस है, आर्ट्स, जैसे आर्ट्स में क्या ऑप्शंस है, साइंस में क्या ऑप्शंस है। जब ये ऑप्शंस की जब मैं बात करता हूँ आपको, तो इसमें होता क्या है कि ये जब हम सब चीजों की बात करते हैं, इन सब चीजों की, तो हमें करना क्या क्या चाहिए। जैसे हम बात कर रहे थे कि साइंस के अंदर मेडिकल करना है। अब देखो मेडिकल करना क्या पड़ेगा आपको, 11th 12th साइंस करना पड़ेगा, उसके बाद में एक कॉमन एंट्रेंस सीईटी जो टेस्ट होता है वो टेस्ट करना पड़ेगा। अगर उस एग्जाम में अगर आपको एक मार्क भी कम आ गया है तो यू आर गॉन। एक तो आप 12th रिपीट कीजिए या वो जो सीईटी के एग्जाम है वो रिपीट कीजिए, वो एग्जाम तो होंगे साल में एक ही बार, तो आपका एक साल तो चला गया। वही जब बात करते, चलो अगर मानते किसी को अगर इंजीनियरिंग करना है, अगर उसने अगर आईआईटी से किया या टॉप ऑफ द कॉलेज से किया तो ठीक है, अगर लोकल कोई कॉलेज से किया तो उस इंजीनियर को डिमांड नहीं है। तो हमें ध्यान देना है कि हमें अगर इंजीनियरिंग में जाना है या मेडिकल में जाना है तो हमें वो स्कोर अचीव करना ही पड़ेगा। अगर आपको एक मार्क भी कम आता है उस केस में दिक्कत क्या होगी, नहीं यार आपका नंबर नहीं लगा, जो आपको जो पसंदीदा कॉलेज है वो कॉलेज अगर आपको नहीं मिलता है तो आपकी सारी सपनों पे पानी पड़ेगा। ये चीज जब हम कॉमर्स की बात करते हैं तो यहाँ पे ये चीज नहीं होती। और वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट, देखो मैं कभी किसी के पर्सनल समझ के मत लीजिए, जैसे सबसे साइंस में सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है, जैसे मैंने बताया स्कोरिंग। अगर आपका सीईटी में स्कोरिंग नहीं आया, वो ग्रुप बात करते हैं, पीसीए ग्रुप बोलते हैं, उस ग्रुप में स्कोरिंग नहीं आया तो आपका नंबर नहीं लगेगा। लेकिन उसमें और भी कुछ फैक्टर्स, जैसे आज हम बात करते हैं रिजर्वेशन की। हम जब साइंस में आते हैं, देखो हम किसी के भी इसमें जाना नहीं चाहते, बट जब बात करते हैं रिजर्वेशन की, एक जब हम बात करते हैं 200 मार्क्स को अगर पासिंग है, 200 मार्क्स का अगर आपका आता है तो ग्रुप आता है तो आपको उसमें नंबर मिलेगा। लेकिन अगर किसी का कम मार्क्स है तो देयर माइट पॉसिबल वन ऑफ द स्टूडेंट हु इज फ्रॉम रिजर्व कैटेगरी, ही मे गेट द सेम नंबर्स एट द 100 मार्क्स, और ऑन द अदर हैंड जो बच्चा ओपन कैटेगरी से बिलोंग करता है उसे वो अचीव करने के लिए 200 मार्क्स अचीव करना पड़ेगा। देयर माइट पॉसिबल कि वो 180 वाला बच्चे का नंबर नहीं लगेगा पर 98 मार्क्स का बच्चे का नंबर लग जाएगा। ये चीजें साइंस में, मेडिकल के लिए, इंजीनियरिंग के लिए। बट ऐसा जो स्कोप जो अपन बात कर रहे हैं कॉमर्स के बारे में कि जीएसटी है, अब कम बैक टू कॉमर्स, कॉमर्स में ये चीजें है ही नहीं। और उसके बाद में जब हम बात करें कॉमर्स में रिजर्वेशन नाम का कोई ऑप्शन ही नहीं है। यहाँ पे जब हम बात करते हैं प्रोफेशनल कोर्सेज लाइक सीए, सीएमए, सीएस, यहाँ पे होता क्या है, आपको नंबर अचीव करना है। यहाँ पे रिजर्वेशन मतलब नहीं है कि आपके लिए 90 मार्क्स, मेरे लिए 200 मार्क्स। यहाँ पे सभी के लिए एक मार्क्स दिया जाएगा है। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, फीस का इशू है। फ्रेंड्स आज आप देखिए, जो बच्चों ने मेडिकल से पढ़ाई की है, जो बच्चों ने साइंस में इंजीनियरिंग किया है, इनको फीस देखिए, इन लोगों ने lakhs of rupees स्पेंड किए हैं, 10 lakhs 20 lakhs देयर फादर हैज स्पेंट इट। किसी ने लोन लिया है, किसी ने अपनी प्रॉपर्टी बेची है। बट मैं सजेस्ट करूंगा, आप बताइए कॉमर्स के अंदर जब हम प्रोफेशनल कोर्सेज की बात करते हैं, यहाँ पे खर्चा कितना है, इन्वेस्टमेंट क्या है, नथिंग, लेस देन 1 लाख रुपीज में आपका पूरा चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स हो जाएगा। और फ्रेंड्स सबसे इंपॉर्टेंट, एट द एज ऑफ 21 या 22 में जहां पे साइंस का बच्चा सिलेक्ट करेगा मुझे आगे करना क्या है, स्पेशलाइजेशन काय में करना है, जिनको अगर एमबीबीएस हो जाता है या बीई हो जाता है, तो व्हेन ही विल सिलेक्ट कि मुझे एमई करना है या एमएस करना है या आगे और कोई स्पेशलाइजेशन करना है, उस टाइम पे आपका कॉमर्स का बच्चा he will finish his career and he will start for earning money. Yes, ये तो बहुत बड़ा एडवांटेज हो जाता है प्रोफेशनल करियर का, कि जहाँ पर एक तो आपने जैसे बताया कि आप एट द एज ऑफ 21-22 आपका करियर स्टार्ट कर देते हो। और एक ये भी है, मैंने सुना था कि आर्टिकलशिप के पीरियड भी एक कुछ होता है सीए करते समय, या सीए में सीएस बोलिए या सीए में बोलिए, ये सब में क्या होता है ना, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट कहता है। जब भी हम बात करते हैं साइंस और कॉमर्स में, तो कॉमर्स में क्या होता है ना, 3 साल का जैसे जो भी कोर्सेज करते हो उसमें एक प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है। वो एस्पेक्ट में क्या होता है ना, बच्चों को एक्चुअल ट्रेनिंग, लाइव ट्रेनिंग दी जाती है। जैसे सीए की बात करते हो, सीए को बोलते हैं आर्टिकलशिप। अगर सीएमए की बात करते हो तो सीए में भी एक आर्टिकलशिप होती है, सीएस में भी 1 साल की आर्टिकलशिप होती है। ये सब जब हम बात करते हैं उसमें एक्चुअल वो जो सीए के पास जाके उसे काम करना पड़ता है। और ये सब कुछ जब होती है तो उसे ही विल गेट अ स्मार्ट स्टाइपेंड आल्सो। ऐसा नहीं कि उसे फ्री में जाके काम करना है, यहाँ पे उसे पैसे में कमाता है। और जैसे कि संकेत अपने बता रहे थे कि जीएसटी, इकोनॉमी, डिमोनेटाइजेशन, ये सब चीजें होने के बाद इसका स्कोप इतना बढ़ गया कॉमर्स के अंदर, यू विल नेवर बिलीव। हम बात करते हैं नंबर्स की, ऐसा बोलना नहीं चाहिए, बट अगर आप बात करते हो आज हर गली में 10 इंजीनियर से 15 इंजीनियर से, बट ऑन द अदर हैंड आप बात कीजिए कॉमर्स के नंबर्स की, मुझे पता ही है
जैसे बोलते हैं ना डिमांड एंड सप्लाई, हम इकोनॉमिक्स जब बात करते हैं डिमांड एंड सप्लाई, अगर ज्यादा डिमांड रहेगी ज्यादा सप्लाई रहेगी तो ज्यादा डिमांड और सप्लाई का एक रेशियो है, एक कॉम्बिनेशन है। अगर सप्लाई ज्यादा रहा तो डिमांड कम रहेगा, और अगर सप्लाई कम रहा तो डिमांड ज्यादा रहेगा। जैसे कि आप देख रहे हो कि अब मुझे बताइए आज अपने गली में, अपने शहर में, अपने सिटी में, अपने स्टेट में, अपने नेशन में, इंडिया में नंबर ऑफ इंजीनियर्स कितने हैं? बताओ उनको जॉब मिलती, कितने इंजीनियर्स आज बेकार है? मैं बात कर रहा हूं एक एवरेज नंबर्स की, मैं किसी को पर्सनली स्पेसिफिक नहीं बोल रहा हूं, प्लीज अंडरस्टैंड कीजिए। हम बात कर रहे हैं आज अगर हमारे बच्चे को अगर मेरे बेटे को अगर एडमिशन लेना है, मेरे छोटे भाई को अगर एडमिशन लेना है, तो आई विल डेफिनेटली कंपेयर कि नहीं यार, आज देखो हर गली में 10 इंजीनियर्स में 2 इंजीनियर्स जॉब पे है, 8 इंजीनियर्स घर पे बैठे हैं। ये नौबत हमारे बेटे को या हमारे छोटे भाई को ये नौबत ना आए। इसलिए मैं आज बताऊंगा कि आप जब करियर सिलेक्ट कर रहे हो तो प्लीज, जैसा हम बोलते हैं ना ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, उसी तरह आप ये भी देखिए कि जिस दिन आप कोई कोर्स कंप्लीट करोगे, जो 10वीं का जो भी आप करोगे, चाहे आप साइंस लो या कॉमर्स लो या आर्ट्स लो, उस दिन 10वीं के बाद आपको वो चीजें आनी चाहिए, क्योंकि वो डिमांड एंड सप्लाई का खेल है। जॉब अवेलेबल कितने हो रहे हैं या फिर डिग्री कितने लोगों को मिल रही है, वो भी मैटर करता है। राइट। जैसे कि मैंने एक स्टैट देखा था कि सीए की जो डिग्री है, सीए की डिमांड मार्केट में आज बहुत ज्यादा है। लगभग 5 लाख सीए की डिमांड अभी आज के कंडीशन में है मार्केट में, ड्यू टू सम इकोनॉमिकल इश्यूज। यस, संकेत टेलिंग एग्जैक्टली करेक्ट थिंग। जैसे कि वैसे भी सीएस का भी 1 लाख रिक्वायरमेंट है, पर आज के रेट में सीएस सिर्फ 60,000 सीएस है, बचे 40,000 सीएस। दे आर हैविंग अ शॉर्टेज, मतलब मार्केट में डिमांड बहुत है बट सप्लाई कम है। सेम वे विद द चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, सेम वे विद द कॉस्ट अकाउंटेंट्स, सेम, मतलब ये सब प्रोफेशनल डिग्रीज। आज देखिए अकाउंटेंट मिलता नहीं है। मुझे कितने लोगों के नंबर्स दे, सर आशा वजिया को अकाउंटेंट हमें लिए देखो। सर ये हो गया सीए के बारे में, कॉमर्स स्ट्रीम में। बट मैंने ये भी सुना था एमबीए है, बीबीए है, उसके बारे में भी कुछ। अभी मैं देख रहा था चैट बॉक्स के अंदर किसी ने एक सवाल पूछा है कि सर टेल मी अबाउट मोर अबाउट बीबीए। मैं बोलना था, तो जैसे कोई बता अगर कॉमर्स में है तो उसे अगर सोचना है सीए के अलावा, सीएस के अलावा, सीएमए के अलावा और क्या है, तो जैसे एमबीए इज द बेस्ट ऑप्शन। जहां अगर उसे करना है, एमबीए क्या है? मास्टर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। अब एमबीए क्या होता है ना, बेसिकली वो क्या करता है, सीए का बेसिक स्टडी, सीएस का बेसिक स्टडी, हर बिजनेस का एक बेसिक स्टडी एमबीए को होता है। इसलिए बोलते हैं ना एमबीए पीपल आर वेरी स्मार्ट पीपल। अब ये लोग क्या करते हैं, अगर किसी को अगर एमबीए करना है, अब एमबीए तो आफ्टर 10 तो नहीं होते हो, आपको एमबीए करना है तो आप करोगे 11th 12th पहले कॉमर्स करना पड़ेगा, देन कम बैक टू अब ग्रेजुएशन करना है। अगर आपको पता है कि मुझे एमबीए करना है आगे चलके, तो आई विल सजेस्ट ही शुड गो बाय बीबीए। बीबीए क्या है? बैचलर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। अगर बीबीए करना है तो डेफिनेटली बीबीए करना चाहिए, बिकॉज बीबीए में भी जो एमबीए का जैसे बोलता है बेसिक कोर्स है, तो वो बेसिक सारी चीजें बीबीए में कवर्ड होता है। यस। सो अभी ये थोड़ा सा मेरे से रिलेट करने वाला सवाल है सर, की 10th तक तो हम मराठी में थे, मराठी मीडियम आमचं होतं. आता कॉमर्समध्ये बघायला गेलं तर कॉमर्समध्ये जवळपास सगळं इंग्लिशमध्ये केलं तर पुढे अर्थ आहे. तर एवढा जो चेंज होणार है 10वीं नंतर या फिर 10वीं के बाद जो चेंज होगा मराठी से इमीडिएटली इंग्लिश में शिफ्ट होना, तो वो भी बियरेबल होना चाहिए ना. ये एक्चुअली एक सवाल आया है यहाँ पर जालना के पास एक गांव है, वहाँ के एक स्टूडेंट है, मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन उनका ये सवाल है. मैं एकदम सही सवाल पूछा. फ्रेंड्स मैं यहाँ बताना चाहता हूँ, जैसे आप जानते हो, जैसे आप आज आपके जो स्पीकर है सोमेश्वर, मैं खुद, फ्रेंड्स आपको मुझे बोलने के लिए बड़ा ताजुब होगा कि अगर आप मुझे अपना मेरे बारे में पूछोगे, आई हैव फिनिश्ड माय 10th इन द ईयर 2000 में गुजराती विद्या मंदिर मराठी मीडियम स्टूडेंट्स का बच्चा हूं. मेरा 10th का स्कोर सिर्फ एंड सिर्फ 52% है. तो इसलिए आप ये मत सोचिए, मतलब आप कैसे पढ़ते हो उस पर डिपेंड करते हैं, आप क्या सिलेक्ट करते हो उस पर डिपेंड करता है. हाँ, अब बात करते हैं फ्रेंड्स मेरे इंग्लिश के स्कोर की. आई गॉट इन इंग्लिश इन 10th ओनली 35 मार्क्स. तो वो जानना कि उस बच्चे को बोलना चाहता हूं कि ये उसके मन का जो डर है वो डर निकाल दो, बिकॉज बोलते ना डर अगर है तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते हो. तो अगर वो इंग्लिश से डर रहा है, तो हमें जब इंग्लिश की बात करते हैं, इट्स नॉट कि हम जो कॉन्वेंट के बच्चे की बात कर रहे हैं, हमें इंग्लिश में क्या है, जैसे उसे बताओ कि उस बच्चे को बताना चाहिए कि आज हम बैंक में जाते हैं, जैसे हम किसी को नमस्ते बोलते हैं, हाय हेलो बोलते हैं, या कोई सीरियल देखते हैं, मतलब सीरियल ये वर्ड कौन सा है, किसी को थैंक यू बोलते हैं, ये थैंक यू वर्ड कौन सा है, किसी को हाय हेलो बोलते हैं. शुभ प्रभात भी सुना है आपने, शुभ प्रभात बोलते हैं किसी को, ज्यादातर यूज, मतलब हम जो डे टू डे लैंग्वेज में जो इंग्लिश बात करते हैं, यही इंग्लिश की बात कर रहे हैं. जैसे आप बैंक में अकाउंट खोलते हो,
बैंक में आपने खाता खोला या अकाउंट खोला है, इट्स वन एंड द सेम थिंग। कोई यूज करता है खाता ये वर्ड, वैसे ही बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, या आपके फाइनेंशियल कैसे है, कितना प्रॉफिट कमा रहे हो, कितनी सैलरी है, ये सारे वर्ड्स इंग्लिश वर्ड्स है। जबकि इसका सैलरी को बोलते हैं आप पगार। किसी ने सुना है कि पगार कितनी है? नहीं, दे ऑलवेज हर एक वेतन, ये वर्ड सारे मराठी वर्ड्स है। बट आप डे टू डे लैंग्वेज में भी आप बात करते हो, जैसे अकाउंट्स, तालेबंद पत्र माने बैलेंस शीट। किसी ने बोला है कि घर में भी किसी आपकी बैलेंस शीट लेके आएगा, बैंक में जाइए, आपके पापा मम्मी का बैंक में भी जाते हो, अगर गांव में जाओगे खेड़े में जहां का पॉपुलेशन 1000 भी रहेगा, वहां भी लोग जब बात करते हैं दे टॉक्स इन कुछ बेसिक जो इंग्लिश की बातें, जैसे बैंक अकाउंट, जनधन अकाउंट, तो ये सब इंग्लिश, बेसिक इंग्लिश है। तो मैं कहना चाहूंगा कि ये डर निकाल लो माइंड से। मैंने खुद ने 10वीं तक मैंने क्या, हमारे तीनों भाइयों, हम तीनों सगे भाई है, तीनों भाई चार्टर्ड अकाउंटेंट है। मैं सोमेश्वर सीए, मेरा छोटा भाई शैलेश हु इज आल्सो बाय प्रोफेशन चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट, और सेन पवन हु इज आल्सो बाय प्रोफेशन सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, अनीसा। तो हम तीनों भाई मराठी मीडियम से है, तो ये डर कुछ भी नहीं है, ये आपके मन का डर है। और सबसे पहले मन का डर निकाल लो। अगर लाइफ में अगर आपको कुछ करना है तो सबसे पहले मन का डर निकलना बहुत जरूरी है। और हमें जो लक्ष्य साधित करना है वो लक्ष्य हमें हासिल करना जरूरी है। सो फ्रेंड्स, अभी जैसे सब्जेक्ट्स की बात निकली थी, तो आपके भी अगर कोई डाउट होंगे तो आप चैट बॉक्स में डाल सकते हो, जो कि अपन यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे, इमीडिएटली आपके डाउट सॉल्व करके देंगे। ठीक है। सो सर, सब्जेक्ट्स की बात हो रही थी, तो कॉमर्स या फील्ड के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। तो कॉमर्स में हमने सब्जेक्ट्स कौन से लेने चाहिए इन क्लास 11? हमने कौन से सब्जेक्ट चॉइस करने या कौन से ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल है? फ्रेंड्स, जैसे कि आप जानते हो, आपने महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट की हम बात करते हैं, यहाँ पे जब हम बात करते हैं इसमें सब्जेक्ट्स में ऑप्शंस दिए होते हैं। एक होता है कंपल्सरी सब्जेक्ट्स और एक होता है ऑप्शनल सब्जेक्ट्स। अब कंपल्सरी में क्या आता है? बेसिकली इंग्लिश। मैं बोलूंगा अगर कोई बच्चा मराठी मीडियम से कॉमर्स कर रहा है, इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ मनी, वेस्ट ऑफ करियर। वो बंदा अपनी लाइफ स्पॉइल कर रहा है। तो सबसे पहले मराठी में या हिंदी में कॉमर्स करके कोई फायदा नहीं है, आप इंग्लिश में करना है कॉमर्स। yes. तो इंग्लिश ये कंपल्सरी लैंग्वेज सिलेक्ट करना है, नंबर 1। yes. नंबर 2 बात करते हैं, जब हम कॉमर्स है तो हमें अकाउंट्स मैंडेटरी लेना है। yes. अगर आपको अकाउंट्स ही पता नहीं है तो आप क्या करोगे? तो कंपल्सरी में आपको इंग्लिश, सेकंड अकाउंट्स, देन बात करते हैं इकोनॉमिक्स। जब हम बात करते हैं इकोनॉमिक्स, मतलब इकोनॉमिक्स बोलते हैं ना, जैसे चिदम्बरम की बात करते हैं या मनमोहन सिंह साहब की बात करते हैं, ये एक अच्छे इकोनॉमिस्ट है। तो वैसे आपको अगर आप कॉमर्स की बात कर रहे हो तो आपको इकोनॉमी रीड करते आना चाहिए, चाहे वो माइक्रो हो या मैक्रो। जब आप आओगे तो उसमें पता चलेगा आपको माइक्रो क्या होता है, मैक्रो क्या होता है, लेकिन आपने इकोनॉमिक्स ये सब्जेक्ट सिलेक्ट करना चाहिए। देन आता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स, जिसे बोलते हैं ओसीएम। ये आपने सिलेक्ट करना चाहिए, बिकॉज इसके अंदर क्या होता है ना, आपको अलग अलग पार्टनरशिप फर्म है, प्राइवेट लिमिटेड है, या रिलायंस इंडस्ट्री जैसे आज बनी है, ये कंपनी कैसे बनती है, ये सारी चीजें आपको उसमें ओसीएम में सिखाया जाता है। yes. मैं खुद ओसीएम पढ़ाता हूँ, तो इसके लिए मुझे अच्छे से नॉलेज है इसका। चलो, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और ओसीएम सब्जेक्ट में आपको प्रैक्टिकल मैनेजमेंट का नॉलेज भी आपको अच्छे से मिलेगा। यस। अब ये बात कर रहे थे हम कंपल्सरी, अब हम बात करते हैं ऑप्शनल में। ऑप्शनल में आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहले सेकंड लैंग्वेज, फर्स्ट लैंग्वेज तो इंग्लिश मैंडेटरी है। पहले ना ये इंग्लिश का डर निकालो, सब बच्चों को बोलो इंग्लिश का डर निकालो, इंग्लिश कुछ भी नहीं। वो आपने मूवी देखी जिसे बोलते हैं ना, इंग्लिश इज अ फनी लैंग्वेज, तो वैसे इंग्लिश का डर आप आपके माइंड से निकाल लो। फिर अब बात करते हैं ऑप्शनल सब्जेक्ट्स की। सेकेंड लैंग्वेज आप हिंदी ले सकते हो, पाली ले सकते हो, संस्कृत ले सकते हो, लेकिन मैं यहां पे कहना चाहूंगा आप हिंदी, मराठी, पाली, संस्कृत ये लैंग्वेज मत लीजिए। ये लैंग्वेज लेके आपका कुछ भला होने वाला नहीं है। उसके जगह मैं बोलूंगा आपको आईटी लीजिए, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। माने जब बच्चा जब कॉमर्स पढ़ रहा है उस टाइम पे उसे जो सॉफ्टवेयर्स, आईटी, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, जो अलग अलग लैंग्वेजेस से बात करें ना, स्ट्रक्चर कंप्यूटर लैंग्वेज की बात करें, सी, C++, इसका उसको फायदा होगा। जब वो सीए बनेगा, जब वो कॉमर्स में कुछ करेगा, जब वो एमबीए बनेगा, तो वो आईटी का फायदा मिला है। मुझे बताइए पाली या संस्कृत, इस लैंग्वेज का फायदा क्या होगा? कभी कोई बच्चा कोई बैंक में जाएगा, नौकरी करेगा, सर्विस करेगा, उस टाइम पे पाली या संस्कृत का कोई फायदा नहीं होगा। इसीलिए एक तो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट भी देखिए और स्कोरिंग भी देखिए, ये दोनों सब्जेक्ट स्कोरिंग है। और ये जो सब्जेक्ट है अभी मराठी, हिंदी, ये सब्जेक्ट तो है अपने संस्कृति के सब्जेक्ट है, और ये सब्जेक्ट हमने 10th तक सीखे भी है। आगे प्रैक्टिकल में हमें आईटी ही यूज होने वाला है, और बीकॉम भी या बीबीए भी अगर आप ग्रेजुएशन में जाते हो तो वहां पर आईटी सब्जेक्ट ही कंपलसरी आने वाला है 100%। यस। अब हम बात करें, जैसे आपने बताया कंपल्सरी सब्जेक्ट्स और ऑप्शनल सब्जेक्ट्स, हम इसकी तो बात कर ही ली। अब फ्रेंड्स
जैसे अपन ने बताया ये सब्जेक्ट जब सिलेक्ट कर रहे हो इसमें और आपको एमसीवीसी भी आता है, अगर आपको एमसीसी लेना है तो आप ले सकते हो, लेकिन आई विल सजेस्ट गो बाय जनरल, क्योंकि अभी आपके माइंड में ये ट्रेंड नहीं है कि आपको जाना तो है, आपको औरंगाबाद से जाना तो है पूना की ओर या बॉम्बे की ओर, लेकिन अभी आपने डिसाइड नहीं किया कि आपको नगर में स्टॉप होना है या पूना में स्टॉप होना है या बॉम्बे जाना है, ये आपने फिक्स नहीं किया है। इसलिए मैं बोलूंगा अभी आप जो सब्जेक्ट सिलेक्ट कर रहे हो ये जनरल जो मैंने बताया है, अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, ओसीएम, आईटी, इंग्लिश, ये सब्जेक्ट सिलेक्ट कीजिए, डोंट गो फॉर एमसीवीसी राइट नाउ। और इसके अंदर भी एक सब्जेक्ट ऑप्शनल में आता है, मतलब ये होता है कंपलसरी, लेकिन उसमें बहुत सारे ऑप्शन आते हैं, वो है मैथमेटिक्स या फिर सेक्रेटरी। यस, बहुत अच्छा सवाल पूछा है संकित आपने। मैथमेटिक्स, लोगों के मन में ना मैथ्स के बारे में बहुत डर है, बहुत डर है। फ्रेंड्स, मैथ्स बेसिकली मैथ्स में दो टाइप्स होते हैं, दो टाइप्स, इसे हम बोलते हैं टेक्निकल मैथमेटिक्स और कमर्शियल मैथमेटिक्स। अगर आप कॉमर्स कर रहे हो तो आपको कमर्शियल मैथमेटिक्स आना बहुत जरूरी है, और अगर आप साइंस में जा रहे हो, अगर किसी बच्चे का 10th में भूमिति बोलते हैं ना, 10th तक के आपको बीजगणित और भूमिति मराठी में बोलते हैं, और इंग्लिश की बात करो तो अलजेब्रा एंड ज्योमेट्री की बात करते हैं। अगर किसी बच्चे का अलजेब्रा अच्छा है तो अलजेब्रा बेसिकली एक कमर्शियल मैथमेटिक्स है, और ज्योमेट्री अच्छा है, ज्योमेट्री इज बेसिकली व्हाट, ज्योमेट्री इज अ ट्रिग्नोमेट्री आ गया। ज्योमेट्री का तो क्या आएगा बेसिकली, अगर आपको पता हो, पक्ष, प्रमेय, साध्य, प्रूव्स दैट, दिस इज ऑल अ बोरिंग सब्जेक्ट जो बेसिकली टेक्निकल मैथमेटिक्स है। ये आपको 11th में नहीं है, ये आपको 12th में कॉमर्स में नहीं है, ये आपको कोई भी प्रोफेशनल कोर्सेज में नहीं है। इसलिए मैं बताना चाहता हूं कि ये सारी चीजें जो कमर्शियल मैथ्स की चीजें हैं, पर टेक्निकल मैथमेटिक्स, साइन, कॉस, टैन, ये जो ट्रिग्नोमेट्री ना, मैं जानता हूं 10th तक हमें भी, मैंने कैसे वो ट्रिग्नोमेट्री को लर्न किया, रट्टा मार के कैसे हमने 10th पास किया। ओके, सो मतलब 12th में अभी 11th और 12th में कॉमर्स फील्ड में कमर्शियल मैथमेटिक्स हमने लेना। यस, कमर्शियल मैथमेटिक्स जो मैथ्स है वो लेना चाहिए। और अगर लगता है फिर बहुत डर है, क्योंकि लोगों को लगता है कि सीए में मैथ्स है, सीए में मैथ्स नहीं है, आप प्लीज कम बैक, इंटरमीडिएट का सिलेबस खोल के देख लीजिए या फाइनल का सिलेबस खोल के देख लीजिए, कहीं भी मैथ्स नहीं है। अब बात करते हैं अकाउंट्स की। मान लीजिए कि आपके पास अगर 100 रुपए बैंक में बैलेंस है और अगर आपने 50 रुपीज विड्रॉ किए तो कितना बैलेंस बचा। अब मुझे बताइए ये मैथ्स है, ये तो बेसिक अकाउंट्स है। यस, बेसिक अकाउंट्स। तो इन द सेम वे मैथ्स, बेसिक मैथ्स रहेगा, लेकिन जैसे जो बच्चों के मन में डर है वो मैथ्स नहीं है, तो इसलिए मैथ्स आप लीजिए, बट ये बेसिक मैथ्स है, ये कमर्शियल मैथ्स है। लेकिन अगर बहुत ही मन में डर है फिर भी कि मुझे कॉमर्स में करियर करना है, फिर भी डर है, तो मैं बोलूंगा उस केस में ही कैन सिलेक्ट एसपी, सेक्रेटरियल प्रैक्टिस, जिसका फायदा उसको सीएस में भी हो सकता है, या उसका फायदा उसे अगर एलएलबी करना है, एलएलबी अगर करना है, एलएलबी एक अच्छा, बहुत अच्छा फील्ड है। अगर जैसे आप जानते हो उज्जवल निकम, या जैसे सलमान का केस जिन्होंने रन किया, अगर आप जानते होंगे हरीश साल्वे जिन्होंने वो टेररिस्ट इसका भी केस रन किया है, तो ये सारे लॉयर्स है, दे आर द बेस्ट लॉयर्स। तो आप ये सब केस कर सकते, जैसे अगर करना है तो आपको वैसा वकील बनना पड़ेगा। यस सर, और एक क्वेश्चन था जो कि आया था मेरे पास कि सर कुछ ऐसे स्टूडेंट भी है जो हमने देखे, अभी मेरे टीचिंग करियर में मैंने ऐसा भी देखा है कि कुछ लोग स्टार्टिंग में 11th 12th में साइंस लेते हैं, आर्ट्स लेते हैं, देन फिर वो शिफ्ट होते हैं कॉमर्स की तरफ, क्योंकि नहीं होता है साइंस में। 10th में मुझे 90% है, लेकिन मैंने 11th में एडमिशन लिया 60 हो गए। सो वो चीज भी एक मैटर करता है, तो आप उन लोगों को क्या सजेस्ट करना? संकित, मैं बोलना चाहूंगा यहाँ पे, या एक्चुअली होता क्या है ना, वो साइंस ले रहा है या कॉमर्स ले रहा है या आर्ट्स ले रहा है, वो क्यों ले रहा है? मेरा पड़ोसी का बच्चा ले रहा है एक ऑप्शन, या मेरा दोस्त ले रहा है, या मेरी फ्रेंड ले रही है, उसको देख के सब लोग जाते हैं। दिस इज अ वेरी बैड कल्चर। एक्चुअली आपको इंटरेस्ट ऐसा हो सकता है, मेरा इंटरेस्ट अलग फील्ड में होगा और तुम्हारा इंटरेस्ट अलग फील्ड में हो सकता है। yes. लेकिन अगर आपको उसको करना है तो आप आपके दोस्त को देख के, या आपका मामा का लड़का या बुआ का लड़का कोई ले रहा है, इसके लिए मत कीजिए प्लीज। मैं आप सबको विनती करता हूं, आप सभी के पेरेंट्स को भी, कि उनके कोई रिलेटिव का बच्चा या रिलेटिव का बच्चा या पड़ोसी का बच्चा वो ले रहा है, इसीलिए आप मत लो प्लीज। हर एक की अपने में, हर एक में एक क्वालिटी है, हर एक में भगवान ने जब उसको इस दुनिया में भेजा है तो हर एक जन स्मार्ट है। हर एक में ऐसा नहीं कि भगवान ने तेरे को आधा किलो बुद्धि ज्यादा दी और मेरे को आधा किलो कम दी। भगवान ने बुद्धि तो सबको समान दी है, पर होता क्या है ना, हम लोग कंपेयर करते हैं कि नहीं यार उसको तो 96% मिले, मेरे को तो 74 मिले। फ्रेंड्स, आप बिलीव नहीं करोगे, मेरे माँ बाप ने जब मुझे 10 में 52% गिरे तो चिंता में पड़ गए कि हम हमारे बेटे का क्या करेंगे। तो हमारे घर में किराना, तो देखिए इंसान, अगर आप, मेरा 10th का परसेंटेज 52%, 12th का परसेंटेज 74%,
जब मैं 2% बोलता हूँ तो लोगों को लगता ही नहीं है कि मैं सीए बन सकता हूँ, पर आज मैं टेक्निकली आपके सामने मेरे सारे यस। तो सर अभी ये तो हो गया हमारा डिस्कशन, तो मैं फिर से बोलना चाहूँगा जो भी आपके डाउट होंगे आप चैट बॉक्स में डाल दीजिए, देन वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो सर एक लास्ट क्वेश्चन मेरा पर्सनल भी था, मुझे एमबीए भी करना है एंड मुझे सीए भी करना है, मुझे एलएलबी भी करनी है, मुझे सीएमए भी करना है, तो क्या मैं वो कर सकता हूँ? बहुत अच्छा सवाल पूछा। बेसिकली अभी इसमें ना बेसिकली फर्क क्या है, जो भी बोल रहा है संकेत ध्यान रखो, क्या बोल रहा है ही इज टेलिंग मुझे एलएलबी भी करना है, सीए भी करना है, ही इज टेलिंग अनदर ऑप्शन जो सीएमए भी करना है एंड मुझे एमबीए भी करना है, सीएमए भी करना है, लेकिन कैसे है, जैसे अभी आप मुझे जानते हो, मैंने अपने साथ सीएमए भी किया, तो ये चीजें आप भी कर सकते हो, बिकॉज सीए, सीएमए, सीएस दीज आर द प्रोफेशनल कोर्सेज। ये तो इंडिया के हो गए, पर इंडिया के बाहर की बात करते हैं तो चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिसिस या सीपीए, अमेरिका में सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट, जैसे जो इंडिया में सीए काम करता है, अमेरिका में उसे सीपीए बोलते हैं। या लंदन की बात करो सीमा, CIMA, ये लंदन से कोर्स होता है। ये कोर्सेज प्रोफेशनल कोर्सेज बहुत डिमांड है इन लोगों की। आज इंडिया में ये लोग बहुत कम लोग हैं, चाहे वो सीए हो या सीपीए हो, इनके सीटीसी पैकेजेस भी उतने ही हैं। जैसे आप जानते हो एचडीएफसी के जो चेयरपर्सन है, जो मैनेजिंग डायरेक्टर है आदित्य पुरी जी, ये बाय प्रोफेशन चार्टर्ड अकाउंटेंट है। आदित्य बिरला ग्रुप के जो बिरला जी है, वो बाय प्रोफेशन कुमार मंगलम बिरला, ये चार्टर्ड अकाउंटेंट है, ये सीए है। तो डेफिनेटली सीए होके आपको सीए की प्रैक्टिस नहीं करना है, आप उसके अलावा भी बियॉन्ड इवन थिंक, जैसे आपको पता होगा आसाव ब्रदर्स के बारे में। आसाव ब्रदर्स इनटू कॉमर्स, एक तो हमारा कॉलेज भी है, देन वी आर इनटू प्रैक्टिसिंग आल्सो, वी आर इनटू होटलिंग आल्सो, वी आर इनटू रियल एस्टेट आल्सो। तो ऐसा नहीं होता कि सीए मतलब सिर्फ प्रैक्टिस ही रहेगा। आप सीए के माइंड में क्या होता है ना, व्हेन अ सीए टॉक्स, व्हेन अ सीए थिंक्स अबाउट इट, जब सीए सोचता है तो वो अलग अलग पहलू के बारे में सोचता है। ये फर्क होता है एक सीए के दिमाग का, एक कॉमर्स के दिमाग का, नॉट अबाउट सीए। तो हमेशा आरओआई की बात करते हो, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। सर मैंने 100 रुपए लगाया, मुझे क्या मिलेगा? यस। तो सर अभी ये पेरेंट्स के मन में जो सवाल होता है उसके बारे में बोलूंगा, थोड़ा पर्सनल है कि सर पैकेज क्या रहेगा अगर हम करियर करते तो। बहुत ही अच्छा सवाल पूछा। ऑनेस्टली स्पीकिंग, जब मैं बात कर रहा था तो मैं साथ में लेके आया था इसके बारे में। बहुत अच्छा सवाल, मुझे पता नहीं चैट बॉक्स में भी 2 लोगों ने सवाल ये पूछा है कि पैकेजेस क्या रहते हैं। फ्रेंड्स अभी ये आपको पता होना जरूरी है, नहीं तो प्रॉब्लम क्या होगी, जिससे ना हम बोलते ना शादी में हमें एक लड़की से वो अपेक्षा होती है और बाद में वो अपेक्षा नहीं पूरी हुई तो वी आर गोइंग इनटू डिवोर्स। पर आप मुझे बताइए, अगर आप 10वीं में आपके अपेक्षा है कि मुझे सीए में ये पैकेज मिलेगा, सीएस में ये पैकेज मिलेगा, एमबीए में ये पैकेज मिलेगा या इंजीनियर में पैकेज मिलेगा, पर अगर वो अपेक्षा पूरी नहीं हुई तो आप डिवोर्स किससे करोगे? इसीलिए मैं बताना चाहता हूं सबसे पहले, एक इंजीनियरिंग का एवरेज इंजीनियर का पैकेज क्या होता है? 2 से 3 लाख। एक एवरेज डॉक्टर का पैकेज, आई एम टॉकिंग अबाउट फ्रेशर डॉक्टर, जो एक जनरल यूनिवर्सिटी से जनरल इससे उसने एमबीबीएस किया है, उसका पैकेज होता है 4 से 5 लाख रुपए। जब बात करते हैं आप सीए की, तो सीए का बेसिक पैकेज एट द एज ऑफ 21, औरंगाबाद की बात करता हूं, औरंगाबाद में रिसेंटली वेरॉक और इंडियंस में, जब मैं वेरॉक में था तो दे हैव गिवन अ पैकेज ऑफ 6 लाख। आज तो ज्यादा पैकेज है, मैं बात कर रहा हूं 2009 की, व्हेन आई वाज एसोसिएटेड विद द वेरॉक फ्रॉम 2009 से 2014 में। वहां पे बेसिक पैकेज जिसने डिग्री खत्म की जस्ट हमारे पास आया तो वी आर गिविंग पैकेज ऑफ 6 लाख। यहां भी मिनिमम पैकेज 4 लाख से 5 लाख है। कम बैक टू सीएस कंपल्सरी, वहां पैकेज था 5 लाख। ये तो बात कर रहा हूं मैं औरंगाबाद के लेवल के लिए, तो वहां का पैकेज भी ज्यादा था। कोई भी स्टडी टफ नहीं, ये आपके माइंड से डर निकाल लीजिए। तो सर ये जो एक सवाल है मुझे आया था, पेरेंट्स का भी ये सवाल होता है और बच्चों का भी ये करता है, जैसे कि आपने थोड़ी देर पहले बोला कि 22 ईयर्स में आप कॉमर्स फील्ड में करियर आपका बन जाता है, आप जॉब कर सकते हो, तो एक प्रॉपर टाइमिंग कितना लगता है किसी भी कोर्स को करने के लिए? जैसे कि आप बात करते हो, अपन बेसिक कोर्स लगते हैं। अगर आप बात करें बीकॉम की, बैचलर इन कॉमर्स, जो आपको 11th 12th और 12th के बाद में 3 साल। कम बैक टू एलएलबी, 11th 12th के बाद में 4 साल एलएलबी के लिए। अगर आपको एलएलएम करना है तो और प्लस 2 साल। अब बात करते हैं सीए की, चार्टर्ड अकाउंटेंसी, बेसिकली 11th 12th कॉमर्स, उसके बाद में आपको 5.5 साल लगता है 12th के बाद। यस, फाउंडेशन, इंटरमीडिएट, आर्टिकलशिप, फाइनल, तो ऑल टुगेदर 5 इयर्स। उसके बाद में बात करते हैं सीएमए की, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंसी। इसमें क्या होता है? 11th 12th सीएमए फाउंडेशन, इंटरमीडिएट, फाइनल। सेम वे विद द सीएस, तो इसमें सीएमए में आपको 4 साल लगेंगे, सीएस में 3 साल लगेंगे। ओके।
कम बैक टू, अब जैसे आपने पूछा मुझे इसके अंदर डोनेशन तो सीए, सीएमए, सीएस, एलएलबी यहाँ पे आपको कहीं भी डोनेशन नहीं लगता। जो कि ऑन द अदर हैंड इंजीनियरिंग में और मेडिकल में अगर आपका ओपन सीट में नंबर नहीं लगता है तो आपके फैमिली को, आपके पापा को, आपकी मम्मी को मोटा रकम चुकाना पड़ेगा। तो सर अगर मोटा हिसाब देखें कि पेरेंट्स के जेब का भी सोचना पड़ता है, तो सीए फील्ड में या फिर कॉमर्स फील्ड में खर्चा कितना है? अब बात करते हैं 11, 12 तो बेसिक जनरली 20-25 हजार रुपए नॉर्मल एक साल का खर्चा होता है 11, 12। और उसके बाद में अगर आप सीए की बात करते हैं, सीए की गवर्नमेंट की जो सीए इंस्टीट्यूट की फी है वो 6 से 7 हजार रुपए फी है वैसे इंटरेस्ट। तो ओवरऑल सीए फील्ड के लिए 1 लाख रुपए आपको खर्चा बहुत हो गया। कम बैक टू इंजीनियरिंग, अगर फ्री सीट में नंबर नहीं लगता है तो 10 से 20 लाख रुपए खर्चा पकड़ के चलिए। सेम में विद मेडिकल, अगर आपका फ्री सीट में नंबर नहीं लगता है तो 10 से 20 लाख रुपए का खर्चा आप एवरेज पकड़ के चलिए। तो कॉमर्स में खर्चा बहुत ही कम है। सो फ्रेंड्स, एक कॉमर्स स्ट्रीम के बारे में, साइंस के बारे में, इंजीनियरिंग वगैरह जो भी एक नॉर्मल जो अपने थॉट होता है उसके बारे में हमने डिस्कस किया। एक चीज ये कमेंट में दिख रहा है मुझे यहाँ पे कि सर एक बैंकिंग सेक्टर का भी एक होता है, उसके बारे में। यस संकीत, जैसे कि जब से मोदी जी जब से आए हैं, जैसे डीमोनेटाइजेशन हो गया, जीएसटी हो गया, और बैंकिंग में जो ये मतलब नए नए प्लान्स आए ना, जैसे आज अगर देखते हो मुद्रा, अलग अलग योजना जो आ रही है, गवर्नमेंट जो ला रहा है, तो आप देखिए पहले बैंक्स कितने होते थे, पहले आप बैंक में जाते कितने बार थे, पर नाउ डेज हर गली में हर बैंक, आप देखिए कौन सा ऐसा एरिया है जहां बैंक नहीं है। तो बैंकिंग में इतना स्कोप बढ़ गया है, चाहे वो स्टेट बैंक हो या प्राइवेटाइजेशन बैंक हो, तो बैंक का इतना स्कोप बढ़ चुका है, यू विल नेवर बिलीव, जो आज से 10 साल पहले का सेक्टर और आज के सेक्टर में बहुत फर्क है। इसलिए बैंकिंग को भी इतना बम हुआ है, जो कि ऑन द अदर हैंड ये सारी चीजें कॉमर्स में बिलोंग करती है। जबकि मुझे बताइए कि साइंस फील्ड में कौन सी ऐसी चीज आई है जिससे डिमांड बढ़ा है? एक्सेप्ट कोरोना देयर इज नो डिमांड। ओके, तो सर अभी यहाँ पर जो सराउंडिंग हमारे एरिया है, तो कॉलेज के बारे में भी बात करते हैं कि 11th का कॉलेज, अभी जैसे आपका भी कॉलेज है आसावा ब्रदर्स जूनियर कॉलेज, तो उसके बारे में भी हमें थोड़ा बहुत नॉलेज जो है वो बताइए थोड़ा सा। उसके पहले मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि जैसे ना बहुत सारे, जैसे एक हिस्ट्री में भी मैं देख रहा, चेक बॉक्स में हिस्ट्री में देख रहा था, एक बच्चे ने सवाल पूछा कि सर 11th 12th में सिलेबस क्या होता है। तो संकेत मैं तुझे बताना चाहता हूँ कि बेसिकली जो बच्चों ने 12th 10th तक जो स्टडी की ना, जैसे शिवाजी महाराज ने क्या किया, या अब हम ज्योमेट्री भूगोल की बात करते हैं, ज्योग्राफी की बात करते हैं, तो अर्थ और सन में डिस्टेंस कितना है, या सूर्य में चंद्र में डिस्टेंस कितना है, ये सब चीजें आपने 10th तक भूल के आ चुके हैं। आप 11th में जो कॉमर्स में है, जो चीजें पढ़ने वाले हो, तो एक्चुअल जैसे बैंक में अगर आपको करंट अकाउंट खोलना है तो व्हाट डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड, अगर आपको कंपनी खोलनी है, जैसे रिलायंस ने, मुकेश अंबानी, धीरूभाई अंबानी ने जो कंपनी बनाई है, ये कंपनी उन्होंने कैसे बनाई है, ये सब एक्चुअल प्रैक्टिकल एस्पेक्ट आपको देखना है, ना कि जैसे आपने वो पक्ष प्रमेय साथ दिए जो बोलते हैं ना मराठी मीडियम में, प्रूव्स दैट, ये सब चीजें आप नहीं है। आपको एक्चुअल 11 में कम बैक टू द प्रैक्टिकल, आपको प्रैक्टिकली आना है, प्रैक्टिकल नॉलेज। यस। हाँ सर, अब तुम्हारा सवाल संकेत, जैसे कि आपने पूछा है और मैं देख रहा हूँ हिस्ट्री चैट बॉक्स में बहुत सारे सवाल आए कि सर 11th में हमें कॉमर्स कॉलेज ज्वाइन करना है, अगर हम बात करते हैं औरंगाबाद या आसपास की जो भी कॉलेजेस है नियर टू द सिटी, लाइक फ्रॉम लातूर, परली, अंबेजोगाई या बीड या जालना, अगर यहाँ से हमें करना है कॉलेज, तो कहाँ से कौन सा कॉलेज सेलेक्ट करना चाहिए? डेफिनेटली मैं नहीं बोलूंगा कि आप मेरे कॉलेज से करो, क्योंकि हमारा अपना भी एक कॉलेज है, लेकिन फ्रेंड्स वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, आप जब किसी रिलेशनशिप में जाते हो तो उसका बैकग्राउंड चेक करते हो, आप जब कोई एक छोटा सा मोबाइल खरीदते हो तो मोबाइल की हिस्ट्री चेक करते हो, उसका फीचर्स चेक करते हो, कितना मेगापिक्सल कैमरा है, उसकी बैक हिस्ट्री क्या है, वारंटी मिलती है, क्लेम मिलते हैं, किसी इंश्योरेंस कंपनी से अगर आपको प्रीमियम लेना है या मेडिक्लेम लेना है तो आपके फादर, आपके मदर 10 बार सोचते हैं, और अगर लास्ट ईयर उसका एक्सपीरियंस अच्छा नहीं है तो बोलते हैं अरे भाई आप वहां से इंश्योरेंस मत लो। इन द सेम वे अगर आपको कॉलेज सेलेक्ट करना है तो मैं बताना चाहता हूं आपके पेरेंट्स को, आपके भाई बहन को, आप प्लीज इंक्वायर कि लास्ट ईयर उस कॉलेज का, उस कॉमर्स के कॉलेज का पूरा सिलेबस हुआ है नहीं हुआ। आज औरंगाबाद और औरंगाबाद के नियर इतने सारे कॉलेजेस है जहां मैं जानता हूं कि 60% सिलेबस भी पूरा कवर नहीं होता है। मुझे बताइए अगर ऐसे कॉलेजेस में ये माहौल चलता रहा तो ये बच्चों का भविष्य क्या होगा, कैसे होगा?
इसीलिए वो कॉलेज का बैकग्राउंड हिस्ट्री आप पहले चेक कीजिए, उन्होंने पूरा सिलेबस किया नहीं किया, नंबर 1। नंबर 2, वहां जो फैकल्टी पढ़ा रहे उनका टेक्निकल क्वालिफिकेशन, उनका एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, मुझे बताइए। अगर वो वहां का फैकल्टी एक बुकिश नॉलेज है, एक बीएड या डीएड या सिर्फ एक ग्रेजुएट है, वो क्या बच्चों को पढ़ाएगा और क्या उसका बच्चा सीए बनेगा वहां का। अगर उस कॉलेज में अगर एडमिशन लोगे, तो मैं किसी का नाम लेना चाहता नहीं हूं, बट प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, अगर मुझे अपने बच्चों का करियर करना है तो उसे प्रैक्टिकली देखना पड़ेगा। कम बैक टू द थर्ड पॉइंट, क्या उस कॉलेज में उस कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा होता है। अगर मुझे बताइए आज के डेट्स में सब कुछ ऑनलाइन का माहौल है, ऑफलाइन का माहौल है, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होना चाहिए। मुझे बताइए अगर गर्मियों में बहुत गर्म चल रहा है और बताओ आप बच्चों को बैठा रहे हो 4-4 घंटे और एसी नहीं है, तो मुझे बताइए क्या आप अपने ऑफिस में नहीं बैठ सकते, अपने घर में नहीं बैठ सकते? तो अगर विदाउट एसी क्या कॉलेज में जा सकते हैं? इंफ्रास्ट्रक्चर मैटर करता है, तो ये आप देखना बहुत जरूरी है। आप जब अपने बच्चों का एडमिशन देख रहे हो तो डेफिनेटली ये चीजें देखिए, वहां पे जो टीचर पढ़ा रहे उस कॉलेज में, उसकी क्वालिफिकेशन, उसका प्रैक्टिकल अप्रोच, उसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन, उसकी टेक्निकल क्वालिफिकेशन, क्या उन्होंने पूरा सिलेबस कवर किया है या नहीं किया है। देन इसके बाद में फ्रेंड्स सबसे इंपॉर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर जो मैंने बताया। फ्रेंड्स मैं बात करता हूं आसावा ब्रदर्स की। आसावा ब्रदर्स के अंदर वी आर हैविंग ऑल 100% एसी क्लासरूम्स, हमारे कॉलेज के अंदर 100% एसी है। नंबर 2, अगर हम बात करते, देखो अगर आपको पता हो, जैसे आपने कभी सुना होगा कि सब लोग ना रट्टा मारो, किसी को पता नहीं है कि जैसे अपन घर पे अपने को पुराने संस्कार देते हैं कि हनुमान चालीसा पढ़ो या भगवद गीता का 15वां अध्याय पढ़ो या हर एक के अपने धर्म में जो भी है वो सिखाया जाता है, पर कभी बच्चा पूछता है मुझे उसका मीनिंग क्या है, दे आर अनेबल टू टेल, बिकॉज अपने आप कल्चर ही वो है कि पहले रट्टा मारो। तो मेरा बताना चाहता हूं कि बच्चे कंसेप्चुअली पहले क्लियर करें। अगर कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो रट्टा मारो करके कुछ नहीं हो सकता है। इसलिए कंसेप्ट बेस्ड एजुकेशन वी आर प्रोवाइडिंग एट आसावा ब्रदर्स जूनियर कॉलेज, नंबर 1। नंबर 2, जैसे मैं बताया एयर कंडीशन क्लासरूम से। नंबर 3, हमारे जितने भी प्रोफेशनल फैकल्टीज है, मेरे फैकल्टीज, दीज आर बीएड डीएड, साथ में दे आर सीए कंपिटेंट, दे आर चार्टर्ड अकाउंटेंट, दे आर कॉस्ट अकाउंटेंट, दे आर ग्रेजुएट, दे आर एलएलबी। मतलब जो जैसे मान लीजिए अगर कोई लॉ पढ़ा रहा है तो दैट मैन इज अ लॉयर। जो मैथ्स पढ़ा रहा है वो बीएससी एमएससी मैथ्स है, लेकिन साथ में वो एक सीए क्वालिफाइड भी है। या ऑन द अदर हैंड अगर कोई एसपी पढ़ा रहा है सिविल प्रैक्टिस, तो हमारे हाउस वाला मैडम सीएस है, बाय प्रोफेशन सीएस कंपनी सेक्रेटरी। तो हमारे यहाँ जो भी फैकल्टीज पढ़ा रहे हैं दे आर टेक्निकली कॉम्पिटेंट है। देन नंबर, हमारे जो बहुत बार क्या होता है ना, हमारा बच्चा या हमारा बेटा या हमारा बेटी, वो क्या प्रॉब्लम आते हैं कि जब क्लास में अगर टेस्ट कब होते हैं, अगर साल में अगर मुझे अपने आपको स्टडी करना है तो साल में एक बार या 2 बार टेस्ट होती है, या बोलते हैं ना मराठी में घटक चाशनी या सेमेस्टर पैटर्न, वो होता है 3 महीने में एक बार। तो हमारे को बेसिकली हमारे कॉलेज के अंदर वी आर कंडक्टिंग अ वीकली टेस्ट। इससे होता क्या है, वो बच्चा कितना पानी में और कितना पानी के ऊपर है ये उसे कब समझेगा, उस वीक में समझ में आएगा कि यार मेरा ये वीक चल रहा है, मेरा ये अच्छा चल रहा है। तो ही डोंट हैव टू वेट फॉर एंटायर 1 ईयर, एंटायर 6 मंथ्स और एंटायर 3 मंथ्स। अगर उसे उसका कोई कंसेप्ट, जैसे कुछ होता है, जैसे फाइनल अकाउंट्स की बात करते हैं, कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं जो टफ होते हैं, कुछ चैप्टर्स होते हैं जो टफ होते हैं, ये सारी चीजें अपन प्रैक्टिकली उसमें डिटेल्स में टाइम देता है। हमारे फैकल्टीज उन बच्चों के साथ एक्स्ट्रा टाइम स्पेंड करते हैं कि सर बच्चों आपको डाउट्स कहां पे है। जैसे हमारे 40 का एक क्लासरूम का बैच होता है, उसके अलावा भी बच्चों को अगर कोई डाउट्स है तो क्लासरूम के बाद एक डाउटफुल सेशन शुरू होता है कि यार आपके डाउट्स क्या है। बच्चे 1-to-1 इंटरेक्शन करते हैं। सेल्फ एनालिसिस के लिए ये बहुत जरूरी है, और अगर ये नहीं करोगे तो आगे बच्चे की लाइफ बर्बाद हो जाएगी। उसके बाद में एक इंस्पायरिंग एनवायरनमेंट है। क्या होता है ना, हर बार कभी टीचर और स्टूडेंट का इंटरेक्शन नहीं होता है, बच्चों को मोटिवेट करना भी उतना ही जरूरी है। अगर अपन हमेशा बोलते तुझे ये आता ही नहीं, तू ये कर नहीं सकता है, तो बच्चा डीमोरल, उसका मोरल खराब रहता है। और आज की दुनिया में मेरी छोटी बच्ची सिया बोलो या दीक्षा बोलो या प्रीशा बोलो, अगर हम इनसे बात करते थोड़ा सा भी उसको गुस्सा करके बोल दिया तो उसका मूड खराब हो जाता है। सेम वे तो आप सोचिए, तो मेरे जूनियर केजी बच्चे, तो आप बच्चे जैसे 10th के हैं तो आपका मॉरल भी संभालना जरूरी है।
इसके अलावा हमारे पास हम अभ्यासिका है, स्टडी सेंटर है, अपना कॉलेज का खुद का स्टडी सेंटर है, जहां बच्चे कॉलेज के पहले और कॉलेज के बाद में अगर इनको कुछ डाउट्स है, सेल्फ स्टडी करनी है, तो दे आर स्पेंडिंग टाइम इन द लाइब्रेरी। इसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट, अपार्ट फ्रॉम स्टडी के अलावा, बिकॉज स्टडी हम स्टडी तो सबकी बातें कर ली, स्टडी के अलावा हम एडवेंचरस ट्रिप्स करते हैं। इसमें क्या होता है ना, बच्चा खुल के आता है सामने, वो उसके हम जैसे ट्रैकिंग करते हैं, बच्चों को डर होता है कि इस तरह मैं गिर जाऊंगा, या हम अलग रैपलिंग, जो अलग अलग एडवेंचरस एक्टिविटीज हम करते हैं, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज करते हैं, ये सब चीजें जब कवर होती है तो बच्चों का मन का डर निकल जाता है और वो ऑलराउंडर होता है। बहुत बार क्या होता है ना, एक आधा बच्चा उसके बहुत स्टूडियस होता है, तो उसे प्रैक्टिकल उसके नाक, मतलब बोलते ना, नाक पे की मक्खी भी नहीं मिल रही है, he is unable to do a PPT presentation, he is not having a stage daring, उसे बोलते हैं 2 मिनट जाके स्टेज पे बोल, लाइव हो जा, बोलता है क्या? नहीं, उसके मन में एक डर है। ये सब डर हम निकालते हैं। जैसे बात करते हैं ओसी में सब्जेक्ट है एजीएम, एनुअल जनरल मीटिंग, तो वी आर कंडक्टिंग एक्चुअल एनुअल जनरल मीटिंग विद द स्टूडेंट्स कि कैसा वहां का माहौल होता है और कैसे सवाल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को कैसे सवाल पूछते हैं, ये सारी चीजें हम कवर करते हैं। प्रैक्टिकल नॉलेज है। यस, इससे बच्चों को प्रैक्टिकल नॉलेज होती है। कम बैक टू एंटरटेनमेंट की जब बात करते हैं तो वी आर कंडक्टिंग मूवीज। जो मूवीज होती है हम पूरा थिएटर बुक करते हैं, जैसे सुपर 30 या मिशन मंगल, जैसे आपने देखा, दीज आर द मोटिवेशनल मूवीज जो हमने लास्ट टाइम कंडक्ट किए थे। हम सब बच्चों को वो मूवीज दिखाते हैं, पूरा थिएटर्स बुक करते हैं, हम उनको दिखाते हैं। उससे क्या होता है, बच्चों के मन में एंटरटेनमेंट हो जाता है। इसके अलावा एनुअल फंक्शंस और जैसे जो बोलते हैं कल्चर, अपने जैसे कृष्णाष्टमी हो या होली हो, हर एक त्योहार, जो भी त्योहार से अपने जो फेस्टिवल्स है वो सारे सेलिब्रेट करते हैं विद द स्टूडेंट्स, सो दे नोज द इंपॉर्टेंस ऑफ दैट फेस्टिवल। यस, तो बोलने का मतलब ये है कि जो आसावा ब्रदर्स का जूनियर कॉलेज है उसमें हमें एजुकेशन के साथ साथ एक उनका जो प्रॉपर डेवलपमेंट है आफ्टर 10 जो डेवलप होना चाहिए, वो प्रैक्टिकल डेवलपमेंट भी उनका उसके साथ में 100%। आपको पता नहीं है संकेत, मैं बताना चाहता हूँ कि हमने लास्ट टाइम फायर का मॉक ड्रिल, जैसे कंपनी में आग लगती है, जैसे कंपनी को ये ट्रेनिंग देता है, ये ट्रेनिंग कब देता है, जब वो एम्प्लॉय जब वो आता है, जब उसे तो हमने फायर का मॉक ड्रिल किया, एजीएम किया, एक बच्चे को पीपीटी बनाना। पीपीटी आप बिलीव नहीं करोगे, व्हेन आई वाज इन वेलॉप, किसी को बोले चलो यार पीपीटी बनाना है, तो एम्प्लॉयज को पसीने छूट जाते थे कि सर पीपीटी बनाना है। तो हमारे बच्चे लोग 11th में 12th में बच्चे पीपीटी बनाते हैं और दे आर प्रेजेंटिंग टू अस एंड टू ऑल द स्टूडेंट्स इन द क्लासरूम इस तरह से पीपीटी। तो उनका जो मन का डर है ना, वो डर निकल जाता है। जैसे मैंने बताया आपको, लाइव एजीएम हम लेते हैं, इंडस्ट्री विजिट। आज व्हेन आई वाज इन कॉलेज, हम कभी कोई इंडस्ट्री में गए नहीं। हार्डली बीकॉम के लास्ट ईयर में एक एक्टिविटी होती है, यूनिवर्सिटी कंपल्सरी करती है, इसलिए हमें ले जाते हैं। बट हमारे यहाँ कॉलेज के बच्चे 11th में इंडस्ट्री को विजिट करते हैं, बैंक विजिट। हमारा बच्चा 11th में ही बैंक पे जाता है और ही अंडरस्टैंड द डिफरेंस ऑफ करंट अकाउंट, डिफरेंस ऑफ सेविंग अकाउंट्स, क्या होता है फिक्स्ड डिपॉजिट। मतलब आई मीन टू से कि बुकिश नॉलेज के साथ साथ वो बच्चा प्रैक्टिकल भी देख रहा है। इसके अलावा अगर प्रैक्टिकल, जैसे मैंने बताया आपको, एडवेंचर एक्टिविटी की हमने बात की, जिप लाइन, रैपलिंग। आपको पता है रैपलिंग, शायद मैंने अपने करियर में, अपने लाइफ में मैंने रैपलिंग की शायद एट द एज ऑफ 32, पर हमारे स्कूल के बच्चे, हमारे कॉलेज के बच्चे एट द एज ऑफ 11 वो रस्सी को लटकते हुए एक पहाड़ से, रस्सी से नीचे उतरते हैं, उसे बोलते हैं रैपलिंग। इस तरह की एक्टिविटी, एडवेंचरस एक्टिविटी करते हैं जिससे उनके मन का जो डर है वो डर निकल जाता है। यस, ये सारी एक्टिविटी करने वाला अगर कोई कॉलेज है तो मैं बोलना चाहता हूं औरंगाबाद में, पूरे महाराष्ट्र, पूरे मराठवाड़ा में देयर इज ओनली one कॉलेज व्हिच इज आसावा ब्रदर्स जूनियर कॉलेज, जो ये सारे एक्टिविटीज करता है। नॉट ओनली एक्टिविटी, ये एक्टिविटी के साथ में हम सोशल अवेयरनेस भी करते हैं, जैसे फूड डोनेशन, ब्लड डोनेशन। देखो आज ये बहुत जरूरी है कि एक बच्चा, उसको जब 1000 रुपए का पॉकेट मिलती है, वो 1000 रुपए इजीली स्पेंड करता है, बट जब वो 1000 रुपए में से 100 रुपए से स्पेंड करना है और किसी को डोनेट करना है, उसे वो कल्चर भी आना चाहिए। ये सब चीजें हम जैसे ट्री प्लांटेशन की बात करते हैं, ये सब ट्री प्लांटेशन, ब्लड डोनेशन, फूड डोनेशन, ये हमने सब एक्टिविटी हमारे बच्चों के साथ में वी हैव डन इट। और सर आप ये भी कि आपके कॉलेज में कुछ प्रोफेशनल या फिर जो क्वालिफाइड लोग होते हैं उनको बुला के आप कुछ एक सेमिनार वगैरह भी अरेंज करते हैं? यस, यू आर एग्जैक्टली राइट। संकेत, मैं बताना चाहता हूं कि लास्ट ईयर आई एम कलकत्ता, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट कलकत्ता, वहां के प्रोफेसर मिस्टर अंजनी कुमार, हमने उनको इनवाइट किया हमारे कैंपस में। ही केम एंड ही हैड स्पेंट 3 hours
विद आवर बॉयज एंड गर्ल्स, उन्होंने उनको गाइडेंस किया कि आपको क्या प्रैक्टिकल अप्रोच आ सकते हैं, क्या क्या लाइफ के चैलेंजेस है। नॉट ओनली मिस्टर अंजनी कुमार फ्रॉम IIM कलकत्ता, इसके अलावा मिस्टर विजय नेटके जी जो IRS है, IRS UPSC के एग्जाम पास होकर उन्होंने IRS किया है, उसके बाद में ही हैज डिप्टी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, और उन्होंने हमारे बच्चों को गाइड किया, उनको चैलेंजेस बताया कि आपको MPSC UPSC में क्या चैलेंजेस है। जब बच्चे को 11th में ये सब चीजें मालूम पड़ेगी तो डेफिनेटली ही विल हैव अ बेस्ट चॉइस। यस, तो ये सारे एक्टिविटी जब भी हमारा बच्चा जब कोई करता है, ये सारे एक्टिविटी जहां होती है, मैं बोलूंगा उस कॉलेज में उस बच्चे आपके बच्चे का एडमिशन कीजिए। तो आज के डेट में वी आर द बेस्ट इन दिस इंडस्ट्री, ये हम बता देते हैं। और डेफिनेटली अगर आपको लगता है कोई और है तो डेफिनेटली ये देखिए, और अगर लगता है तो आप प्लीज कम बैक टू अस, प्लीज जॉइन अस फॉर द सक्सेसफुल करियर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आपने जो गाइडेंस दिया है यहाँ पर स्टूडेंट्स को, उनके पेरेंट्स को। सो मैं आपको भी बोलना चाहूंगा कि अगर आपको कोई डाउट या डिफिकल्टीज है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, एज वेल एज हमारी जो वेबसाइट है asawabrothers.com, वहां पर विजिट कर सकते हो। या फिर आपको और भी ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस चाहिए होंगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भूलिएगा मत। सो जो भी आपके डाउट होंगे प्लीज आपको कमेंट करना है, एंड देन हम आपसे कांटेक्ट करेंगे, आपको उसका रिप्लाई देंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू और ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर करियर। प्लीज ध्यान दीजिए, बच्चे को फोर्स मत करिए, बच्चे को सब कुछ प्रैक्टिकल दिखाइए और देन उसका एडमिशन सिलेक्ट कीजिए, उसे साइंस लेना है या कॉमर्स लेना है। ओके।